हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉक के बारे में। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, ये एक मेडिकल शॉक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शॉक एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो इनफ अमाउंट में नहीं हो पाता। जो हमारी ब्लड फ्लो होती है, जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी आर्टरी है, और आर्टरी के अंदर ये हमारी पिंक से मैं ब्लड को इंडिकेट कर रहा हूँ दोस्तों। ये हमारी ब्लड फ्लो हो रही है, ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है दोस्तों। ये नॉर्मल कंडीशन में हमारी ब्लड फ्लो हो रही है हमारी आर्टरी के अंदर, ठीक है। बट इन द शॉक के कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि जैसे ये हमारी आर्टरी है, शॉक के कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो होगा वो इनफ अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा। देखिए कितना कम ब्लड है इसके कंपैरिजन में। अगर आप इसके कंपैरिजन में देखते हैं तो कितना कम ब्लड है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। बट आप पहले इतना समझिए कि इसमें क्या होता है कि इनफ अमाउंट में हमारा ब्लड फ्लो प्रेजेंट नहीं होता। ब्लड फ्लो यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो इनफ अमाउंट में नहीं रहता हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा ब्लड वेसल्स है यानी कि आर्टरी है, उसके अंदर जो हमारा ब्लड का अमाउंट रहता है वो बहुत कम रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, अगर जब लैक ऑफ ब्लड फ्लो होगा यानी कि ब्लड का अमाउंट कम होगा तो जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन होगी वो अच्छी तरह से हमारे वाइटल ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि सपोज कीजिए दोस्तों, अगर ये हमारा ब्लड, ये हमारा आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, अच्छी तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये ब्लड फ्लो क्या करता है, ये जैसे हमारे हार्ट है इसको ब्लड सप्लाई करता है, ब्रेन है इसको ब्लड सप्लाई करता है। बट क्या होता है दोस्तों कि अगर ये कंडीशन हो, शॉक की कंडीशन हो, इसमें क्या होगा, जो हमारे ब्लड फ्लो है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रही वही कम हो, तो क्या हमारे वाइटल ऑर्गन को, जैसे हमारे हार्ट को या हमारे ब्रेन को या हमारे लीवर को या हमारी किडनी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। सपोज कीजिए कि आपके घर में एक नल है, सपोज कीजिए आपके घर में एक नल है, नल से पानी आ रहा है, ठीक है, नल से पानी आ रहा है, बहुत धीमा आ रहा है, ऐसे बूंद बूंद आ रहा है, तो क्या आपकी बाल्टी जल्दी भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। वहीं सपोज कीजिए जो आपका नल है उसमें से बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है तो बाल्टी जल्दी से भर जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों, जब हमारा ब्लडी फ्लूइड कम रहेगा यानी कि हमारी ब्लड फ्लो कम रहेगी, ब्लड की अमाउंट कम रहेगी, तो उसकी वजह से हमारे पूरे जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप्ड होगी। हाइपोक्सिया क्या होता है दोस्तों? लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा दोस्तों? तो जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन, जैसे कि मैंने बताया, ब्रेन बताया, हार्ट बताया, ऐसे ऐसे हर जगह होंगे। और कभी कभी हमारा ये वाइटल ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि हार्ट फेलियर के भी चांसेस हो सकते हैं, हार्ट फेलियर भी हो जाएंगे। किडनी भी फेल हो सकती है दोस्तों, किडनी भी फेलियर हो सकती है, जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो जाएगी, जो पर्सन है वो डेट कर जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे शॉक क्या होता है। तो मैं अगर फिर से रिवीजन करके समझाऊं कि शॉक क्या है दोस्तों, तो शॉक एक कंडीशन है जिसमें इनएडिक्वेट, आप अलग वर्ड में बोल सकते हैं, इनएडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम हो जाती है। जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल्यूम होती है ब्लड की, जैसे ये हमारा ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड के अंदर जो ब्लड का अमाउंट है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का अमाउंट है या जो फ्लूइड का अमाउंट है, ब्लड क्या है दोस्तों, फ्लूइड क्या है, एक हमारा ब्लड का कंपोनेंट है, तो उसके अंदर जो ब्लड ट्रैवल करता है फ्लूइड के अंदर, तो जो हमारा ब्लड है वो इनएडिक्वेट हो जाएगा, मतलब कि ब्लड की कमी हो जाएगी। और जब इनएडिक्वेट होगी तो लेस ऑक्सीजन पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, लेस ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा, हमारे वाइटल ऑर्गन के पास। और जब वाइटल ऑर्गन, जैसे हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट, हमारे लीवर, किडनी तक अगर वाइटल ऑर्गन है, अगर इन तक हमारा लेस ऑक्सीजन पहुंचेगा तो वो कंडीशन क्या करेगी, हाइपोक्सिया हो जाएगी, यानी कि उसको लेस ऑक्सीजन मिल रहा है, वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन है। और पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, और पर्सन वहीं डेथ कर जाएगा दोस्तों। तो अब आइए इसके कॉजेज़ को हम जानते हैं। तो सबसे पहला कॉजेज़ है लो ब्लड वॉल्यूम। लो ब्लड वॉल्यूम की, जैसे कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो लो हो जाए। जैसे एक ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन बींग में 5 लीटर या 5.5 लीटर के करीब, मतलब 5.5 लीटर ब्लड रहता है। बट अगर किसी कंडीशन की वजह से, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या किसी भी कंडीशन की वजह से क्या होता है कि अगर ये ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाए और ये 3.5 हो जाए या 5.4 हो जाए, यानी कि लेस हो जाए लीटर में, ठीक है, लेस हो जाए, तो क्या होगा, इनएडिक्वेट हो जाएगा, मतलब कि फ्लूइड वॉल्यूम की डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ योर हार्ट, यानी कि जो आपकी हार्ट है, जैसे अब सपोज कीजिए कि हमारा फ्लूइड वॉल्यूम तो पूरा है, मतलब कि 5.5 लीटर, 5 लीटर है फ्लूइड वॉल्यूम हमारा हुआ, लेकिन जो हमारा हार्ट है वो अच्छी तरह से, जो वेंट्रिकल है हमारे,
वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड फ्लो है वो अच्छी तरह से हमारी आर्टरी में नहीं होगी। और जब ब्लड फ्लो आर्टरी में नहीं होगी तो जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप समझे कि वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं, हमारी हार्ट हो गई, किडनी हो गई, ब्रेन हो गई, इन तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँचेगा क्योंकि हमारा हार्ट ही अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है दोस्तों। एक्सेसिव डायलेशन ऑफ योर आर्टरी, अब सपोज कीजिए हमारा हार्ट भी अच्छे से पंप कर रहा है, हमारा ब्लड फ्लू मतलब जो ब्लड है 5 लीटर्स भी है, ठीक है, हमारा जो फ्लूइड है 5 लीटर भी है, 5.5 लीटर भी है, ठीक है। बट अगर हमारा एक्सेसिव डायलेशन हो गया, नॉर्मल अगर आर्टरी का नॉर्मल रेंज हो, नॉर्मल डायमीटर हो, तो हमारे ब्लड फ्लो अच्छे से करता है। बट इज द केस ऑफ एक्सेसिव डायलेशन, या कि बहुत ज़्यादा डायलेशन हो गया तो क्या होगा, जैसे ये हमारी आर्टरी है और ये हमारी आर्टरी का देख रहे हैं आपको, ज़्यादा ही डायलेशन हो गया, उसके बाद से ब्लड तो फ्लो होगा बट जो ब्लड फ्लो की कैपेसिटी होगी वो बहुत धीमी हो जाएगी, यानी कि इनएडिक्वेट हो जाएगी। एक्सेसिव बहुत ज़्यादा डायलेशन होने के कारण जो ब्लड वॉल्यूम है वो अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर पाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर दोस्तों। दूसरा, सर्टेन मेडिकेशन रिड्यूस, यानी कि कभी कभी कोई मेडिकेशन यानी कि कोई दवाई भी क्या कॉज कर सकती है, जैसे कि अगर हम बहुत सारी एंटी कोलिनर्जिक या बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हम दे दें, एट्रोफिन दे दें या कोई ऐसा ड्रग्स दे दें जो हमारी हार्ट रेट को रिड्यूस कर सकती है या इंक्रीज कर सकती है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है दोस्तों, हमें शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि डैमेज योर नर्व सिस्टम, अगर हमारा नर्व सिस्टम ही डैमेज हो गया, सपोज कीजिए ये हमारा ब्रेन है, ये हेमिस्फीयर है दोनों, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। अगर हमारे ब्रेन में ही अच्छी तरह से सिग्नल नहीं पहुंच पाए, जैसे आप सभी को पता होगा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारे हार्ट बीट को, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, पूरी तरह से नहीं बट उसको कम और बेसी कर सकता है दोस्तों। हार्ट बीट को हमारे कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि एक पाउंस में पाया जाता है। ब्रेन स्टीम जो रीजन होता है ब्रेन का, जैसे ब्रेन स्टीम एक रीजन है, ब्रेन स्टीम वहाँ पर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो कि बोल सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एसोसिएट करता है, सेंटर होता है वहाँ पे। तो अगर वही डैमेज हो जाए, वो अच्छे से वर्क ना करे तो क्या होगा, हमें हमारी हार्ट जो है वो अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि शॉक की कंडीशन डेवलप होगी दोस्तों। अब आइए इसके हम टाइप्स को जानते हैं कि शॉक के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमने डिफिनेशन देखा, सेकेंड में हमने कॉजेज देखा और थर्ड में अब हम टाइप्स देखेंगे कि कितने कितने टाइप्स के शॉक होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला टाइप्स है हाइपोवॉल्यूमिक। हाइपोवॉल्यूमिक में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा ये ऑक्योर कब होता है, ये इसमें क्या होता है कि जब हमारा फ्लूइड वॉल्यूम की कमी हो जाए, जब फ्लूइड वॉल्यूम की कमी हो जाए उसकी वजह से क्या होगा, जब हमारा लेस अमाउंट में अदर ऑर्गन तक जब हमारा ब्लड ट्रैवल करेगा, मतलब सपोज कीजिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है और ये ब्लड फ्लो बहुत कम है, और जब ये हमारे दूसरे ऑर्गन तक ब्लड फ्लो पहुंचेगा या जब हमारे हार्ट में इंटर करेगा तो वो क्या होगा, अच्छी तरह से हमारा वेंट्रिकल फिल नहीं हो पाएगा ब्लड से, ठीक है, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ ब्लड है। अब जब लेस अमाउंट ऑफ ब्लड है तो जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं, ये हमारी सपोज की ये एक वेंट्रिकल है, हमारी जो 2 वेंट्रिकल्स होती हैं राइट एंड लेफ्ट, तो हमारी उसके अंदर ये ब्लड फिल है। सपोज कि ये नॉर्मल कंडीशन ये पूरा फिल होता है, बट इन द केस ऑफ शॉक वो क्या होगा कि अब नॉर्मल मतलब कि पूरी तरह से फिल नहीं हो पाएगी अब नॉर्मल कंडीशन में। तो पूरी तरह से जब फिल नहीं हो पाएगी क्योंकि लैक ऑफ ब्लड है, तो उसकी वजह से ये पंप नहीं कर पाएगा, और जब पंप नहीं कर पाएगा तो हमारे जितने भी ऑर्गन है उसको पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी और उससे शॉक की कंडीशन डेवलप होगी। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वो शॉक होता है दोस्तों, अगर मैं बोलना चाहूँ तो जिसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वॉल्यूम होती है वो बहुत कम होती है। क्योंकि इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम नीचे डिस्कस करते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को ऑकेयर करता है। तो सबसे पहले एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर किसी का ब्लीडिंग हो गया हो या इंजरी हो गया हो, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या ये हो जाए, मतलब सपोज कि ये एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, इसमें 5 लीटर 5.5 लीटर ब्लड है, ठीक है, बट अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये इसका ब्लीडिंग होता है, तो सपोज कीजिए इसके अंदर 3.5 लीटर या 4.5 लीटर ब्लड है, ठीक है, तो इसके नॉर्मल रेंज से तो ब्लड कम है, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो इसका हार्ट अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाएगा, और अगर पंप करेगा भी तो इनएडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड हमारे वाइटल ऑर्गन तक पहुंचेगा, और वो क्या होगा कि हमारे जो अदर ऑर्गन है डिमांड करेंगे ज़्यादा ऑक्सीजन की, क्योंकि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर तो ब्लड है ही नहीं, मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है ही नहीं, तो इसी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप होती है। इंटरनल ब्लीडिंग, अगर इंटरनल ब्लीडिंग है जैसे कि अल्सर हो गया, आर्टरी अंदर से रप्चर कर गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, या प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि जब डिलीवरी होता है उस दौरान अगर ज़्यादा ही एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया तो ये कॉज कर सकता है हाइपोवॉल्यूमिक। साथ ही साथ अगर लॉस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम जैसे कि बर्न के केस में हो जाता है, या सीवियर वोमिटिंग में, डायरिया में, या किडनी डिसऑर्डर में, या एक्सेसिव डायूरेटिक्स एक मेडिसिन है जो क्या करती है, हमारे जो किडनी से
एक्सक्रीशन करवाती है सोडियम एंड पोटाशियम का। अगर बहुत ज़्यादा डायूरेटिक्स अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्लूइड मतलब कि हमारे फ्लूइड को कम करेगा, मतलब कि हमारे बॉडी में से सोडियम और पोटासियम को एक्सक्रीट करवाएगा। ये हम एडिमा के केस में देते हैं दोस्तों, डायूरेटिक्स को मेनली हम लोग एडिमा के केस में यूज़ करते हैं, क्योंकि एडिमा में क्या होता है, हमारी बॉडी की स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन नहीं दोस्तों, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी सूजी सूजी दिखने को मिलती है। तो उसके केस में हम लोग डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। अगर एक्सेसिव डायूरेटिक्स का यूज़ कर लिए तो क्या होगा कि हमारे फ्लूइड वॉल्यूम लेस हो जाएगी दोस्तों। अब फ्लूइड वॉल्यूम लेस होगी तो क्या होगा, वही शॉक की कंडीशन, क्योंकि ब्लड वो है नहीं, बर्न में क्या होगा कि हमारी जो फ्लूइड है वो लॉस हो जाएगी। बर्न, अच्छा दोस्तों, ब्लड में क्या रहता है, फ्लूइड ही तो रहता है। जो हमारा ब्लड होता है वो क्या रहता है, फ्लूइड से मिल के बना रहता है। अब फ्लूइड ही ना रहा है, ब्लड ही ना रहा है, तो वो क्या होगा दोस्तों, तो अच्छे अमाउंट में हमारे जब ब्लड ही प्रेजेंट नहीं रहेंगे हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो फ्लो कैसे कर पाएगी। तो यही कुछ कॉजेस हैं। और साथ ही साथ सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर किसी को डिहाइड्रेशन है बहुत ज़्यादा, वो गर्मी में है, हाई टेम्परेचर है, तो उससे भी हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हमें देखने को मिलता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब आइए इसके सेकंड टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जो कि कार्डियोजेनिक शॉक है दोस्तों। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी हार्ट्स होती हैं वो इनेबल हो जाती है पंप करने में टू मच ब्लड। जैसे कि जो हमारी कार्डियोजेनिक शॉक होती है उसमें क्या होती है, जो हमारी हार्ट की वेंट्रिकल्स होती हैं, जैसे कि ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है, वेंट्रिकल्स मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, या लिख दे रहा हूँ, वी लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। जो हमारी ब्लड यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड पहुँचती है, तो किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से, किसी हार्ट में डिजीज़ हो जाने की वजह से जो हमारी वेंट्रिकल है वो अच्छी तरह से अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई तो वो अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाएगी। और जब पंप नहीं कर पाएगी तो हमारे जितने भी वाइटल्स ऑर्गन हैं, जैसे कि हार्ट ही क्यों ना हो गया, देखिए दोस्तों, जब हमारा जो हार्ट होता है, वेंट्रिकल्स होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड हमारे हार्ट में सप्लाई होता है। जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जब हमारा हार्ट का वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी तो हमारे कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई मिलती है। अगर हमारा हार्ट ही अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए तो कोरोनरी आर्टरी या अलग अदर वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन हो गया हमारा या किडनी हो गया, जो भी हो गए, उसको अच्छी तरह से हमारी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं दोस्तों, इसके ओकेयर क्या है, कैसे ये ओकेयर होता है कार्डियोजेनिक, तो इसके सबसे पहले हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इस पर वीडियो अवेलेबल है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके जरूर देख सकते हैं कि हार्ट अटैक कैसे जनरेट होता है। तो आप जरूर हमारी नर्सिंग सॉल्यूशन पे जाके एक बार विजिट करें, अच्छे से आप अपना प्यार दें दोस्तों। तो आइए हम अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो देखिए हार्ट अटैक में क्या होता है दोस्तों कि हमारी हार्ट है उसको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारा कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप्ड होता है। माल फंक्शन ऑफ हार्ट वॉल्स, जो हमारी हार्ट की वॉल्स होती हैं जैसे सेमिलुनर वॉल या पल्मोनरी वॉल, वो अच्छी तरह से क्लोज ना हो पाए, इन प्रॉपर क्लोज हों, उसकी वजह से भी क्या होती है दोस्तों, उसकी वजह से भी हमारा जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो डेवलप्ड हो सकती है दोस्तों। ये जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसकी वजह से भी डेवलप्ड होती है। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, अब हमारा हार्ट रिदम ही इरिथमिया हो गया है, यानी कि अच्छी तरह से हमारा हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। जो हमारा वेंट्रिकल है वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से भी एबनॉर्मल कर रहा है। यानी कि हमारा नॉर्मल हार्ट बीट होता है 72 बीट पर मिनट, बट अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो क्या होगा, इरिथमिया की कंडीशन होगी, उसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता है दोस्तों। क्या होता है, अब दूसरा कंडीशन अगर हम देखें तो हार्ट मसल्स रप्चर या इन्फेक्शन ऑफ मायोकार्डाइटिस, यानी कि जो मिडिल लेयर होती है हार्ट की उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, इसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलती है दोस्तों। ये है, ये इसमें क्या होता है, हार्ट वल्वुलर डिजीज या इन्फेक्शन ऑफ इंडोकार्डाइटिस, यानी कि जो इंडो लेयर होती है, इंडोकार्डियम लेयर होती है, हार्ट की इनर लेयर होती है, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से भी हमारा जो हार्ट है वो अच्छे तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक देखने को दोस्तों हमें मिलती है। अब आइए ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को डिस्कस करते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्यों होता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जैसे कि कुछ ब्लॉकेज के कारण। अगर हमारे हार्ट में या हमारे आर्टरीज में या हमारे वेन में ब्लॉकेज है तो वो क्या प्रिवेंट कर देगा, ब्लड फ्लो को। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये हमारा ब्लड है, सॉरी हमारा ये ब्लड वेसल्स है दोस्तों, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, और इसके अंदर यहाँ पे एम्बोलिज्म या क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड, मैं येलो से इंडिकेट कर रहा हूँ, ब्लड फ्लो अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, यहाँ रिड्यूस हो गया, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यानी कि किसी चीज़ से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी या कभी कभी जो हमारा फ्लूइड है वो किसी कैविटी में डिपॉजिट हो जाना है, जैसे कि चेस्ट कैविटी में फ्लूइड का डिपॉजिट हो जाना, बिल्डिंग अप फ्लूइड इन योर चेस्ट कैविटी, यानी कि चेस्ट कैविटी में डिपॉजिट हो जाने की वजह से, या किसी
कैविटी में शिफ्ट हो जाना, सारा फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड जो होगा शिफ्ट हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। वो हमारे चेस्ट में भी हो सकता है या एब्डोमेन में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, एब्डोमेन में भी हो सकता है दोस्तों, कहीं भी शिफ्ट हो जाता है। उसकी वजह से भी हम इसको बोल सकते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, यानी वो ब्लॉकेज हो जाना या फ्लूइड कहीं शिफ्ट हो जाना किसी वार्ड में, मतलब कि किसी रीजन में, पर्टिकुलर बॉडी के किसी रीजन में। तो आइए दोस्तों अब इसके हम कुछ कॉजेज को देखते हैं कि किसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले क्लॉटिंग इन योर लंग्स, यानी कि अगर लंग्स के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है दोस्तों। या ट्रैप्ड बिटवीन, अगर हमारा जो फ्लूइड है वो ट्रैप्ड हो गया हो लंग्स और चेस्ट वॉल में, जितना भी फ्लूइड है वो ट्रैप्ड हो जाए, वो फंस जाए, सॉरी दोस्तों एयर अगर ट्रैप्ड हो जाए, अगर एयर भर जाए तो हमारा अच्छी तरह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, हमारा जो लंग्स है वो भी अच्छी तरह से एक्सपैंड एंड रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह से भी क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, मतलब जो ऑक्सीजन अंदर इंटेक्ट और एक्सक्रीट करने की है वो भी अच्छी तरह से प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा हमारे लंग्स में। ब्लड और फ्लूइड बिल्डिंग इन स्पेस बिटवीन योर हार्ट, जैसे हमारी जो हार्ट की मसल्स होती हैं, जैसे कि जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं, जैसे आउटर लेयर या इनर लेयर, उसमें क्या हो जाता है, सैक का फॉर्मेशन हो जाना। जैसे कि जो हमारी आउटर लेयर होती है जिसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड होती है, उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे हमारे पेरिकार्डियम में 10 to 20 ml फ्लूइड होती है, बट किसी डिजीज़ की वजह से, किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होता है कि उसमें ज़्यादा फ्लूइड एक्युमुलेशन होने लगता है, वहाँ पे फ्लूइड शिफ्टिंग ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, कार्डियो टेम्पोनिक, मतलब कि कार्डियक में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है दोस्तों। हमारी जो हार्ट की आउटर लेयर है, पेरिकार्डियम है, उसमें ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है दोस्तों। तो इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होने लगती है। यह डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा शॉक होता है ऑकेयर कब होता है, जब एक्सेसिव डायलेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स का। जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था कॉजेज में, जैसे जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसका एक्सेसिव डायलेशन होना, और डायलेशन किसी कॉजेज की वजह से होता है, तो हम कॉजेज को डिस्कस करेंगे नीचे। पहले आप समझिए कि डायलेशन क्या होता है दोस्तों। तो जब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है एक्सेसिव डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है, मैं पिंक से इंडिकेट कर रहा हूँ, वो पूरी अमाउंट में हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच पाएगी, मतलब कि ब्लड बहुत स्लो पहुँचेगी, क्योंकि डायलेशन बहुत ज़्यादा हमारी ब्लड वेसल्स का हो चुका है, जिसके इनफ अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगी, और हमारे जितने भी वाइटल्स ऑर्गन हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में, इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं हो पाएगी। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होती है वो उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो उसके सबसे पहले टाइप्स होते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक्स। तो एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि किसी सीवियर एलर्जी के कारण क्या होता है, एनाफाइलेसिस के कारण हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो एक्सेसिव डायलेशन हो जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे हमारा इन्फ्लामेशन होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स हैं बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो, या एलर्जी के कंडीशन में हमारा जब क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रॉपर अमाउंट में अदर ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच पाती है दोस्तों। सेप्टिक शॉक क्या होता है दोस्तों, ये सीवियर बैक्टीरियल शॉक है, इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से शॉक डेवलप्ड होता है, जो कि किसके अंदर आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर आता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा निमोनिया में क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर पानी भरने लगता है, तो वो इसका एग्जाम्पल है सेप्टिक शॉक का दोस्तों। न्यूरोलॉजिकल शॉक, इसमें क्या होता है, जो हमारी नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज हो जाती है इंजुरी की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से, जिसकी वजह से हमारे जो नर्व है अच्छी तरह से उसको सिग्नल नहीं मिल पाती है, ब्लड वेसल्स को, जो सब चीज़ हमारा कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, हमारा मास्टर ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन, ये सब चीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारे हार्ट रेट को, हर चीज़ को। तो जैसे ब्लड को ये क्या करेगा, एक्सेसिव डायलेट कर देगा, और जब एक्सेसिव डायलेट कर देगा तो जो हमारा ब्लड अमाउंट है या ब्लड है वो इनएडिक्वेट हो जाएगा, यानी कि अच्छी तरह से हमारे वाइटल ऑर्गन तक नहीं पहुँच पाएगा दोस्तों। तो उसकी वजह से भी हमें शॉक कंडीशन देखने को मिलती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है उसके अंदर 3 टाइप्स के शॉक आते हैं, एनाफाइलैक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोलॉजिकल शॉक। तो आइए अब शॉक के हम कुछ साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट में शॉक की कंडीशन रहे तो उसे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो डिजनेस मिलेगी, हेडेक मिलेगी दोस्तों, उसको लाइट हेडेक्स हो सकती है, सर में बहुत फैटीनेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है दोस्तों। उसकी क्या होगा, जो ब्लू है, जो फिंगर्स हैं वो ब्लू हो जाएंगी, जो लिप्स हैं वो ग्रे टाइप के हो जाएंगे। जैसे आप देखे होंगे जब आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है हमारे फिंगर्स में तो वो ब्लू टाइप की होती है, कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि इनएडिक्वेट अमाउंट में ब्लड फुल वॉल्यूम हमारे अदर वाइटल ऑर्गन तक पहुंच रही है, हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन रहेगा। सीवियर स्वेटिंग होगा, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है दोस्तों। यूरिन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, अगर आएगा तो दम लो होगा। साथ ही साथ जो बॉडी रहेगी बहुत कूल रहेगी, काम रहेगी, मतलब कि एकदम ठंडी बॉडी पड़ी रहेगी। और साथ ही साथ फटीग होगा, रैपिड एंड
वीक हार्ट बीट भी हो सकता है और ब्रीथिंग भी स्वेलिंग होगी, मतलब कि वो हाफ हाफ के सांस लेगा दोस्तों। तो जैसे कि हमने कुछ शॉक को डिस्कस किया था, उसके टाइप्स को डिस्कस किया था, तो आइए क्विक रिवीजन हम लोग फिर से यहाँ पे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग शॉक, इसके अंदर 3 शॉक आते हैं। सेप्टिक शॉक आते हैं दोस्तों, सेप्टिक शॉक आते हैं जिसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। न्यूरोलॉजिकल शॉक आते हैं जो कि हमारे किसी डैमेज की वजह से, नर्व सिस्टम में डैमेज की वजह से। और एनाफिलैक्टिक जो कि किसी एलर्जी के कारण। अब हाइपोवॉल्यूमिक में क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाता है हमारी बॉडी से। और कार्डियोजेनिक में क्या होता है कि हमारे जो मायोकार्डियम लेयर है अच्छी तरह से वो डिसफंक्शन करने लगती है, मतलब कि वो अच्छी तरह से ब्लॉकेज आ जाता है किसी कारण की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से या हार्ट फेलियर की वजह से वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी शॉक देखने को मिलता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या हमारे हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या पल्मोनरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जो हमारी पल्मोनरी वेंस होती हैं, या किसी में भी लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसकी वजह से भी हमें शॉक को देखने को, डेवलप्ड होने की कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो आज हमने डिस्कस किया शॉक पे, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। जो भी हमने शॉक पे डिस्कस किया आज, नोट्स जो टॉपिक कवर किया वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी। और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड जोन में ये वीडियो को शेयर करें, बहुत ज़्यादा प्यार दें इस वीडियो को। और हम मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में।